ऐसे तो होगा। चलिए टाइम कब है? टाइम कम करना है तो रिटर्न जमा करना है, जब ज़्यादा भीड़ लगेगी तभी तो टाइम कम होगा। now first question, the table shows the electronic structure of the four elements, so identify which element will form covalent bond with carbon. So एक का 2,6 दिया है, 2,6 दिया तो ऑक्सीजन है, 281 है, so that is equals to sodium 287, that is chlorine, and एक दिया है 287 और 288, तो that is equals to आर्गन, तो इसमें P रहेगा और R, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड CO2 और CCl4 भी कोवेलेंट बॉन्ड करता है, तो P and R. Carbon reacts with element in above table to form several compounds with suitable reason. तो इनके साथ अलग अलग कंपाउंड बनाता है. It is due to tetravalency and catenation. सर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन लिख सकते हैं, वही है। तो वो कौन सी है? यही तो वर्सेटाइल है. फिर उसमें कैटिनेशन कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग. अब जैसे ही कह दो, ये प्रांजल बोले कार्बन बहुत गुणी है, वर्सेटाइल है, तो गुणी है तो है. अब क्या गुण है वो तो बताना पड़ेगा. ऐसे तो हर एक गणित तो बड़ा गुणी है. ऐसे तो वर्सेटाइल जो थे वो माइकल फैराडे भी थे, तो ऐसे सब में गुणी गुणी लगाते रहो. वर्सेटाइल नेचर का मतलब है बहुमुखी प्रतिभा का धनी. तो द डायग्राम शोन बिलो is the part of periodic table. Which element would react to form covalent compounds? So Y इसमें सल्फर हो जाएगा इस तरीके से. और which element would react together? Would react together. Y and Z. जैसे SCl2S ये बनेगा, ठीक है कि नहीं? कभी सल्फर और क्लोरीन कैसे करता है एक साथ? ये सल्फर एंड क्लोरीन का कोई तो ऐसा कंपाउंड मेरे ख्याल में नहीं है कि ऐसा होता होगा. नहीं होता ना सर, वही नहीं होता. SF2 सल्फर डाइऑक्साइड. SCl2 तो होता है, SCl4 होता है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ. कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सल्फर एंड फ्लोरीन. सर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए. सल्फर डाइक्लोराइड ही बनता है, फ्लोराइड नहीं बनता. कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सल्फर एंड फ्लोरीन. SF2 बन रहा है. बना ठीक है. सर ये क्या है? SF2 ओके. फार्मूला ट्राइफ्लोराइड भी बन रहा है, डाइफ्लोराइड भी. तो इस तरीके से ट्राई है SF3 ना. और सर SF2 होगा ना सर? सर सल्फर की 16 है 286 और उसकी 27. सल्फर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. जैसे S है ना, तो H2S यहाँ 2 की शो कर रहा है. SO2 4 की कर रहा है, देख लो ये 4 ये 2, तभी तो SO2 बन रहा है. और SO3 में किसकी कर रहा है? 6 और 2. देख लो 3:1 है कि नहीं? यस सर. इसका रीजन आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है. H2S में देखो H और S 1 और 2, तो यहाँ 2 की कर रहा है, यहाँ फ्लो 4 की, यहाँ 6 की नहीं. तो इस तरीके से ये हर तरीके की वैलेंसी शो करता है. SF2 है या SF3? SF3. ओके. नाउ तो बोली भी नेक्स्ट इज Y and Z. A का आंसर है Y and Z. P
between any two elements W and Z, which will have a bigger atomic W. radius. So W will have bigger atomic radius. So why as down the group क्या होता है? एक मार्क्स में 23 Down the group atomic radius increases And then and drops towards left भी बढ़ता है, towards down भी बढ़ता है, तो इधर से इधर बढ़ा कि नहीं? यस सर Down the group atomic radius. सर आगे सब छोटे छोटे तमिलनाडु आता है राइट टू लेफ्ट भी बढ़ता है और डाउन द ग्रुप भी बढ़ता है, ठीक है ना? ट्रेस द पाथ ऑफ ए मेल गेमीट ट्रेस टू फर्टाइल पेपर है आपके पास कि नहीं है ना? सो ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गेमीट takes to fertilize a female gamete after being released from penis. Now अब जरा देखो कि कहाँ ये चलेगा. So that is यूट्रस में जाएगा. सर पहले वेजाइना और फिर सर्विक्स फिर यूट्रस यूट्रस फिर यूट्रस में उसके बाद फेलोपियन ट्यूब. सर वेजाइना सर्विक्स फिर सर्विक्स में किया तो अच्छी बात है. और यूट्रस फिर दैट इज fallopian tube. That is narrow path between vagina and uterus. Cervix. हाँ? जब इसमें नहीं लिखा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ. सर लिखा तो गलत तो नहीं है? नहीं गलत. क्योंकि उसी तरफ से जाएगा ही बनाएगा. ठीक है. तो अब आगे क्या पूछा गया है? Release. Now state the number of sets of chromosomes present. ठीक है. Sets of chromosomes. सर 2 सेट्स टू सेट्स ही लिखा है. 2 sets of chromosome. So it is 23 pair of chromosomes है ना? एक मिनट में बट ये इसमें ह्यूमन का नहीं बता रहा है क्या? मेल तो कहीं है, पता नहीं क्या. ठीक है. ऑफ क्रोमोसोम्स. जब ऐसा ह्यूमन का ना समझ में आए तो इन ह्यूमन. ऐसे एक करके सब नहीं तो ऐसा लिख दो कि 2n हां सर amount of क्रोमोसोम इन जनरल. तो पता चल जाएगा कि जो टीचर को लेना होगा ले लेंगे. मान लो जैसा नहीं पता चल रहा है कि ह्यूमन का है. इन जनरल इतना और ये इतना. समझ में आएगा? क्योंकि मेल तो सभी में होगा चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो. तो जाइगोट तो सभी में बनेगा, इसलिए ये जरूरी नहीं. ह्यूमन मेल तो कहा नहीं. आंसर की में 2n अमाउंट आ गया. ठीक है. डबल अमाउंट ऑफ. Rajesh observed a patch of greenish black powdery mass on a piece of bread. So name the. Okay. It is rhizopus या bread mold कहलाएगा. वो उसका पार्ट है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओरिजिनली वाइफ. Rhizopus. एंड आगे क्या कह रहा है? तो अब इसमें पूछा है अलग अलग. सो जो इसके हाइफे होते हैं नीचे वाला, ऊपर इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो नीचे क्या होगा? तो ये वेजिटेटिव पार्ट. और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है. Now, so thread-like structure, which is secured to bread,
is hyphae. वो ये लगातार बात करते रहते हैं, तो बोतली के बारे में बात कर रहे हैं जिससे क्लास करप्ट हो जाए. And is vegetative part. While bulb-like structure is called, जो bulb-like structure है उसे क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम. is reproductive part. Okay, mustard was growing in two fields A and B. While field A produced brown colored seeds, B produced yellow colored seeds. So the offspring shown only the parental trait for the consecutive generation. तो पेरेंटल ट्रेट को ओनली द पेरेंटल ट्रेट, जैसे अगर ऑफ स्प्रिंग है, प्योर हाइब्रिड, प्योर जो है अगर टॉल हो और प्योर शॉर्ट हो तो उनके बीच में जो बच्चे पैदा होंगे वो टॉल ही होंगे. तो वाइल वेयर एज इन बी फील्ड में क्या हुआ? मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग शोन वेरिएशन इन द प्रोजीनी. तो हमारे पास बताया गया टू फील्ड्स हैं, एक इसमें हो रहा है और एक यहाँ पर मस्टर्ड हो रहा है. तो अब इस दोनों में while field A produces brown colored seed and B produces yellow colored seeds. तो यहाँ पर पहले वाले में जो भी सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ब्राउन कलर के सीड्स हैं, और यहाँ पर जो हो रहा है ये येलो है, ये ब्राउन. दो तरीके के पीली सरसों है ना, खेतों में लहराई सरसों, कल बीतों में भी परसों में बीते परसों, ऐसा नहीं बोला था. तो पीली सरसों भी होती है, भूरी सरसों भी होती है. तो ठीक है कि नहीं. तेल दो तरीके के होते हैं, गाढ़ा तेल भी होता है, कड़वा तेल जो भी होता है, नहीं मस्टर्ड ऑयल, कच्चा तेल जो भी है. तो दैट इज पीली सरसों भी आती है ना. येलो मस्टर्ड के भी बीज आते हैं, बीज देखें छोटे छोटे होते हैं राई जैसे, और एक होती है भूरी सरसों. तो दो तरीके के सीड्स तो होते हैं. तो अब वो कह रहा है कि कंसेक्यूटिव वेरिएशन. तो व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस? तो इसकी क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इन ए द सेल्फ पॉलिनेशन. मान लो ए में क्या हुआ है कि नाउ पेरेंटल ट्रेट्स इज कंसेक्यूटिव जनरेशन is the recombination of genes, that is known as क्रॉस पॉलिनेशन. अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इसका इसके साथ हो तो क्रॉस पॉलिनेशन है, और जिसका खुद ही के साथ हो तो सेल्फ पॉलिनेशन. मान लो इसी के इसी पे गिरे तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन. तब वही चीज मिलेगी. सो द रीजन दैट ऑल सीड्स produced in offspring, produced in offspring का क्या मतलब होता है? F1 generation, F1 generation is brown, is self pollination. सर हाँ सर, ऑफस्प्रिंग तो F2 जनरेशन के भी हो सकते हैं. हो सकते हैं. तो पेरेंटल क्रॉस उसमें लिखा हुआ है, पेरेंटल क्रॉस. क्वेश्चन पेपर देखो कहाँ है. सो इट इज नाउ it is in field A. ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखा करो, अगर वो पेपर नहीं लाए अपना दे दो, क्योंकि ये ईशान है. माइंड में तो इतना बड़ा पेपर नहीं रख सकता ना, इसके माइंड में होगा इतना. फिर अब जरा देखो, that is in field B there is variety. In field B there is variety of colored seeds due to cross pollination. तो फील्ड बी में
क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से वैरायटी ऑफ कलर सीड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नोट नहीं कर रहे ना शयान, आप ठीक ही चलता है, अच्छा करता है। तो A simple motor is made in a school laboratory. A coil of wire. भाई जितना मिले उतने में खुश रहो। So a coil of wire is mounted on an axle between pole. So for this position, state the direction of force on arm AB. AB में कितना कैसा फोर्स होगा? देखो प्लस माइनस सब कुछ दिया है, तो आपको क्या लगता है AB में कैसा फोर्स होगा? डाउनवर्ड होगा। नहीं मतलब डाउन, वो तो देख लिया बना तो वो नहीं करते, क्योंकि एफ पी आई करंट इधर है, अब फील्ड इधर है, तो राइट साइड बुक में भी सेम थे यार। डाउनवर्ड बुक के हिसाब से ये व्हाई डज द करंट इन बीसी आर्म, बीसी आर्म क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करती है? एस बीसी इज ये क्या पैरेलल करंट इन बीसी, क्या है? करंट इन बीसी। सर जो वो थीटा होता है वो बी और एल का एंगल होता है, पैरेलल टू फील्ड। सो एंड जो फोर्स होता है वो क्या होता है? आई आई ठीक है। वेयर थीटा क्या है? इज एंगल बिटवीन वायर सेगमेंट। सर हाँ सर 16 पे कर दूं। ओके, सो इसका सो here theta is equals to 0, so f is equals to, so sin theta क्या हो जाएगा? 0, so f is equals to 0, तो इसलिए ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है और वाला फिफ्थ का, वो देखो। In a sexually reproducing species, trait X existing in 5% of population and Y exists in सीजन इतनी देर से वेट कर रहा है। In 70% of population, which of the two traits is likely to have arisen earlier? तो किसमें? हाँ, तो ट्रेट X 5% में है और Y 70% में है, तो कौन सा ट्रेट पहले आया होगा? सो द ट्रेट एग्जिस्ट इन लार्ज पॉपुलेशन, यानी 70%, द ट्रेट 70% विच एग्जिस्ट इन लार्ज पॉपुलेशन as arisen earlier, तो ये पहले आया होगा, ठीक है। It is why because सर asexually reproduce हो रहा है, asexually reproduce, हाँ, so variation slow है and it is carried forward in next generation. Give reason as in asexual, reason भी पूछ रहा है, reproduction, asexual reproduction, जो variation is very slow and due to DNA replication, so it has spread to large population, है ना? सर वो exact copies बन जाती हैं। हाँ, and due to replication of DNA, it exists in large population of bacteria. अब देखो
सिक्स्थ का और सर जब सोलेनॉइड में करंट रिवर्स करते हैं तो उसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाती है ना? लिखा है कम्युनिकेशन का Sixth. So a circuit consists of battery, a variable resistor and solenoid. The figure बात न करें. Below show the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. ठीक है. ये सारी चीज दी गई है. State how the magnetic field pattern indicates the region where magnetic field is stronger. वही जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे ज़्यादा है. यहाँ पर लिस्टेड है. Where magnetic field lines are closer, the congested field lines are closer, that is near poles. जो कंजेस्टेड उसकी स्पेलिंग क्या होती है? Congested. So there magnetic field lines जहाँ पर है field lines, their magnetic field yeah strength is stronger. Magnetic field strength is more. Next, what happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? So polarity, ठीक है, ये कह सकते हैं. पोल्स चेंज हो रहा है. हाँ. So magnetic poles will get interchanged. DDT is sprayed in a lake to regulate breeding of mosquito. How would it affect the trophic level in the following food chain associated with lake? Justify your answer. तो अगर हम ये करेंगे सर इसमें वही कि ऊपर जा जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. हाँ, तो लॉक एक्सटेंड हो जाएंगे. इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे. So on moving higher in trophic level, amount of जो भी DDT है या concentration increases as it does not get decomposed in body. वो 60 साल तक नहीं होता है in body. This is called biological magnification. सर 60 साल के बाद हो जाता है. तो जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें DDT नहीं है. फिर वो और भी तो खाते रहते हैं. आते नहीं है बस तब तो 60 साल से पहले आपने खाया. और जलने पे तो सब हो जाता है. प्रांजल ने तो बोल दिया भाई हमारा कलमा पढ़ दे. क्योंकि इसको कईयों से बदला रहना तो उससे निकल नहीं सकता. गोवा तो नहीं, गोरिल्ला
तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, तो इसमें क्या होता है कि एक इधर पर ये बेंजीन जैसी रिंग होगी, एक इस पर भी होगी, है ना, और इन पर क्लोरीन है, और बाकी इन सब पे क्या है, दैट इज ट्राइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो यहाँ पर इथेन, और ये बेंजीन देंगे। पहला डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, पहला पोजीशन। मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, जो फंक्शनल ग्रुप है ना जहाँ पे लगा, उससे पहला वाला ऑर्थो, फिर मेटा, फिर ये पैरा, यहाँ पर भी ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। सर फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? ये इसके साथ जो लगा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा उससे 1 नंबर मानते हैं, तो ये तो 4 डाइक्लोरो लिखो, 1 2 3 4, पहला डाइक्लोरो, फिर ये 2 फिनाइल है। फिनाइल का मतलब है C6H5, जैसे हम लोग मिथाइल नहीं कहते हैं, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या फिनाइल हो जाएगा, तो डाइफिनाइल, और फिर ये ट्राइक्लोरो है क्या, और ये इथेन, ये सब एक साथ नाम है, DDT, ठीक है। ये पेस्टिसाइड्स है, जिसका प्रथम विश्व युद्ध में मलेरिया फैलने के बाद बहुत तेज इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फिर बाद में इसके सर नोबेल प्राइज मिला। So, in the following food chain, vertical arrow shows the energy lost in environment and horizontal arrow shows that energy transfer to next trophic level. Which one of these vertical arrows of the 3 vertical arrow and which one of the 2 horizontal arrow will represent more energy transfer? यानी सर बी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर वो करेगा, बी होगा। अब इसमें ये कहा गया है कि which one represent more energy transfer, give reason for your answer. So biomass of A is more in nature, सबसे ज्यादा क्या किलो में है, प्लांट्स है, प्लांट्स, और जो भी है ये अगले में 10% देंगे, 90% तो इनका अपना वो हो जाता है, अब कुछ परसेंट, सर्टेन परसेंटेज इज रेडिएटेड, पूरा नहीं है, कुछ तो इनके खुद लाइफ प्रोसेस में चला जाएगा वो चीज़, तो इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स होंगे उनमें एनर्जी ट्रांसफर ज़्यादा होना चाहिए। मैं चेक करता हूँ, सर बी आंसर ऊपर चेक करते हैं, तो अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि किसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हॉक जो है सर उसका रिजल्ट भी पूछा है, तो वो बोल रहा था कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बाद में, तो हाँ, इसका क्या आंसर होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, उसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होगा, और ठीक है यही है। अब रिजल्ट क्या है, रीजन पूछा है ना, बस रिजल्ट रीजन यही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट इज A will transfer या डिसिपेट का मतलब एटमॉस्फेयर में। सर ये नीचे मार्बल इतना चमकने क्यों लगा? हाँ, ये मार्बल इतना चमकने क्यों लगा? कहाँ पे? वो इंक डाला ना। अच्छा इंक डाल के। So A will transfer या डिसिपेट मोर एनर्जी। ठीक है, जो भी होगा वो मार कर चमकेगा, ये जो मार खाएगा वो थोड़ी A will transfer more energy to atmosphere, क्योंकि रजत तुम्हारे पीछे बैठा है, इसकी शक्ति का क्या फायदा ये तुमको अगर चुप न करा सके। ओके, नाउ इसके बाद क्या पूछा गया है, which one of the 3 vertical arrow and which one of the horizontal arrow will represent more energy transfer?
हॉरिजॉन्टल में किस में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी? B will represent more energy transfer as compared to D. क्योंकि आप देखो, बोलो श्रेयान, मतलब प्लांट से ज़्यादा एनर्जी हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होगी कि डियर से? क्योंकि प्लांट ज़्यादा है, तो इसलिए B will transfer more energy horizontally. ये वर्टिकली है ना? सर हॉरिजॉन्टली, सर हॉरिजॉन्टली होगा नहीं है? ऊपर वाला वर्टिकली है और नीचे वाला नई बात की नहीं? ओके, नाउ गिव रीजन टू योर आंसर। लिख तो लिया सर। तो इसका मतलब है कि सर मेरी बायोमास देखिए सबसे ज़्यादा है इसलिए। बायोमास का रीजन है, प्लांट्स हैव हाईएस्ट बायोमास, सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी डिसिपेट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। हम लाइफ प्रोसेस करते हैं, अगर हम मान लीजिए हमने ग्लूकोज को अपने बॉडी में कंज्यूम कर लिया, तो हम अपनी बॉडी का एक तरीके का क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो उससे हमारी बॉडी का हीट यहाँ डिसिपेट हो रहा है ना, उसी को कूल करने के लिए तो ये सब ठंडा लगा हुआ है, तो हमारी बॉडी से हमेशा हीट निकलती रहती है और वो एटमॉस्फेयर में जाती है। सो ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दिस एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन की वजह से ही तो लॉस होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी निकलती है और वो फिर बाहर निकलती रहती है, यही तो बात है कि नहीं? तो जब रेस्पिरेशन रुक जाता है तो कहते हैं आदमी ठंडा पड़ गया है, क्योंकि अब उसमें से हीट निकलना बंद हो गई, होता है कि नहीं? सो इस तरीके से तो ठंडा पड़ गया मतलब वही मर जाना। हाँ, मर जाता है, ठंडक आ गई है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि प्लांट्स है मोर बायोमास, कहते हैं इसका कलमा पढ़ो, प्लांट्स है मोर बायोमास, सो इट विल रेडिएट मोर एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ प्रोसेस एंड बाई 10% लॉ इट विल आल्सो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा, तो इसका 10% भी ज्यादा बनेगा, इट विल आल्सो ट्रांसफर मोर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या मोर एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक। सो एज पर 10% लॉ, plants bearing more biomass will transfer more energy to next trophic level. कालमा क्या होता है? आपने बोला तो कालमा क्या होता है? नहीं, अभी आपने बोला था वो कलमा, कलमा का मतलब जो मुस्लिम लोग ऐसे कान में रख के पढ़ते हैं जिस समय कोई मरता है, तो उसको दफनाते हैं और कलमा पढ़ा जाता है, जो जनाजे में पढ़ा जाता है। मेरे जनाजे की नमाज गैरों ने पढ़ी और मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। चलो वो शाहिद बता देगा। ठीक, तो choose the element from period 3 of modern periodic table that matches the description given below in each instance. Give reason. So it has a similar structure. सिलिकॉन है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सही है, सिलिकॉन ही इसमें भी दिया है। सो सिलिकॉन as it is, ये कैसा है? It is tetrahedral। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? That is
ली की बुक में हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिलिकॉन क्रिस्टल है। सर ये क्या है? सिलिकॉन सब सिलिकॉन है सिलिकेट सिलिकॉन सब सिलिकॉन। सर ये ऊपर चेक करें पूरा सिलिकॉन का सकता है। कौन सी कक्षा आई? ये एमएससी एमएससी है ना। डायमंड लगा दो। सिलिकॉन। सो पहली बात क्या कही गई? ठीक है। और रीजन क्या इसका बताओ? टेट्रावैलेंसी। सर मैंने तो यही लिख दिया सेम ग्रुप में है तो सेम इट इज टेट्रावैलेंट। या ये लिख देना वर्सेटाइल। तो फिर वर्सेटाइल में कैटिनेशन भी आता है सर, लेकिन ये कैटिनेशन नहीं करता बहुत कम है। वर्सेटाइल में सब कुछ आ जाता है। यू आर वर्सेटाइल। सर, लेकिन इसमें तो टेट्रावैलेंट ही सिर्फ लिखेंगे। हाँ सिर्फ ठीक है ना। सो सर मैंने तो ऐसा लिख दिया कि सिलिकॉन वो कार्बन के सेम ग्रुप में हो सकता है ऐसा क्या क्या हाथ ये चल जाएगा। सो इट हैज सेम वैलेंसी थर्ड वाले का वही होगा। एज लिथियम। नहीं थर्ड तो 16 के अंदर पूछा ग्रुप सोडियम लिख दो। इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इट इज ए मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। कौन सा है बताओ? सर सल्फर सल्फर। सर इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन होगा सर यही लिख दो ग्रुप 16 और पीरियड 3 में एक ही ब्लॉक है तो वही पूछा हुआ है वो सर। कुछ लिखना नहीं है। इट फॉर्म्स SO2 एंड SO3 क्योंकि अभी वेरिएबल वैलेंसी जो होती है वो डी ब्लॉक की वजह से होती है। वो अभी आपको एक्सप्लेन करनी नहीं है, वो अगले साल बताइए। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। हाँ वो अभी बताया नहीं जा सकता कि क्यों ऐसा होता सल्फर की है। वैलेंसी ऐसे 2 होती है। वो इसमें क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि सर अगर दो कम होती जाती हाँ S ऑर्बिटल में है, P ऑर्बिटल में हमने कॉन्फ़िगरेशन हाँ, बताया नहीं और थे। वो तो अगर S D बाकी ऑर्बिटल है। में होगा तो वेरिएबल वैलेंसी होगा। इसमें D ऑर्बिटल में भी होगा। उतना हमें आगे देखना है, अगले साल आते ही देख लेना। 9 बना रहे हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? बात मत करो। फॉर द कंपाउंड्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 के कितने आइसोमर्स होंगे? फिर एक बार बना के दें। C तो अब इसमें क्या करेंगे? ये तो डबल बॉन्ड। ये हो गया। फिर एक N हो जाएगा और एक I। 8 है अगर मान लो सर C4H8 है ना तो ये इसमें ये लगा लिया। अच्छा फिर इसके बाद C ये भी हो सकता है। ठीक है और बाकी तो कुछ नहीं हो सकता है। सो 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब तीनों के नाम लिखो तब पता चलेगा कि क्या ये वही हैं। सर आइसोब्यूटीन जैसे ये H2 H3 H2 और ये H तो इसका क्या नाम है? ब्यूटीन ब्यूट 1ene भी कह सकते हो। M ब्यूटीन। ब्यूट 1ene एंड जो है वो IUPAC नेम नहीं है, नॉर्मल चेंज। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ इसको क्या लिखोगे? सर ब्यूटूइन ये ठीक कह रहे हाँ, हैं। हाँ, तुमने लिखा है। मिथाइल ब्यूट 1 सही कि नहीं? 2 पे मिथाइल है कि नहीं? अच्छा जरा इसमें देखो ब्यूट 2 पे नहीं है, इन है। सर 2 पे क्या हो सकता है? 2 पे डबल बॉन्ड है इन। तो इस तरीके से इट हैज 3 आइसोमर्स ना। सर बोलिए। सर कुछ नहीं होगा। ओके नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। अब ये ब्रांच चेन है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो बना लेते हैं। सो C 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका, इसको भी दिखाओ। और फिर इसके बाद यहाँ इसका एक इसका और बाकी 3 इधर दिखा दो H के लिए। और इसके लिए एक इसका एक इसका, बाकी 3 इधर दिखाइए H के लिए। H के खुद के भी दिखाइए।
और इस पे अब कितने एच बचेंगे? सर दो। तो 2 एच के ऐसे दिखा दो। क्या हर कार्बन पे मैंने 4 दिखाए हैं? हाँ सर। तो 1 3 4 5 हाँ ये हो गया। अब कार्बन का दिखाओ 8 होनी चाहिए हर सर्कल में। 1 2 इस पे और इस पर सब पे 8 हो गए। ये बनाना है। सर मतलब एल्कीन का अगर आइसोमर बनाने के लिए बोले तो उसका जो फंक्शन मतलब वो जो डबल बॉन्ड है उसी का मतलब वो डबल। अब एल्कीन में वो कह रहा है हमें तो चेन वाले आइसोमर का चाहिए। तो क्या इसमें ब्रांच है? कह रहा देख लो पढ़ लो, लिखा ब्रांच आइसोमर का बनाओ, हमें सबके नहीं चाहिए। तो ब्रांच वाले का बनाओगे कि नहीं जिसमें ब्रांच निकली? नहीं सर आइसोमर बनाने के लिए हाँ तो आइसोमर बनाने के लिए तो हमें ऐसा दिखाना है कि डबल बॉन्ड रहे और बाकी और जो संभावना हो सकती है एक डबल बॉन्ड रहना चाहिए। फिर कहीं से तोड़ के इधर उधर भी लगा सकते हो। तो अब जैसे ये है तो इस पे एक एच जोड़ोगे और ये क्या है? अब जरा काउंट करो, इसका क्या फार्मूला है? C4H है क्या? इसका फार्मूला करो जरा। C4H कितने हैं? सर इसमें 2 नहीं होगा सर? इसमें 2 लगा देना हाँ सर। और इसमें कुछ ना लगाओ क्योंकि इसके 4 हो गए। इस पे देखो CH3 और H और H ये भी वही है कि नहीं? Yes, या सबका sir. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं? ओके। हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 and C5H10 are homologous? सर वो CH2 सर माइनस कर देंगे दोनों में से CH14 As 48 CH2 both have a difference of CH2, so these are successive homolog. ऐसा नहीं है, होमोलोगस सीरीज में तो बहुत आते हैं, पहले का चौथे के साथ भी होमोलोगस होता है। तो हम ये कहते हैं होमोलोगस में CH2 का ग्रुप ऐसा बोलने से नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी का पहला उठाओ किसी का तीसरा तब भी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए सर ऐसे कैसे? मतलब कि सर C2H6 का भाई C2H6 अगर आप जैसे किसी का पकड़ो कि मैं जैसे C4H ले रहा हूँ, C4H10 ले लो, समझ आई बात कि नहीं? पर वो CH2 और CH2 तो प्लस हो गई तो C मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग अगर सीरीज लो और फिर देखो इसका इसके साथ डिफरेंस उसका उसके साथ, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, सर ये तो एस्केप निकालना है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो इसलिए ये वर्ड लिखना जरूरी है, दीज आर सक्सेसिव होमोलॉग। यानी सो और दूसरी चीज क्या लिखोगे? उससे भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बोथ हैव अबाइडेड बाय, बोथ हैव जनरल फार्मूला क्या है? सर वो ईन का डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, दैट इज CnH2 एंड हैव वन डबल बॉन्ड। पूरी बात हो गई। एंड हैव वन डबल बॉन्ड, बस इतना लिखो। ओके next is or a carbon compound having melting point and boiling point with molecular formula is soluble in water in all proportion. ये क्या चीज हो सकती है? इथेनॉल। ठीक है। So
बॉइलिंग पॉइंट 78 दिया है, इथेनॉल का ही होता है। सो कार्बन कंपाउंड है, और इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इथेनॉल को फ्रिज में भी रख दो तो जलता नहीं, ठीक है। -29 होता है फ्रीजर का, उसमें नहीं जम सकता क्योंकि 156 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 156 से क्या पता चलता है, 273 और 156, इसको कितना निगेटिव चाहिए, 13, 4 के साथ, और ये हो गया 6, -170 डिग्री चाहिए। कितना दे पाओगे क्या? तो इसलिए इट इज सॉल्युबल इन वाटर C2H6O। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? C2H5OH। इट इज इथेनॉल। इथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है कि नहीं? मान लो कभी पूछ लिया जाए, पूछा गया आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए बता दिया। और आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इट इज सॉल्युबल, वाटर में बेसिकली हेवी है, इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो C6 C2 H5OH, बात मत करो फिर डिस्टर्ब होता है। तो दैट इज CCOH। पहले तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको क्या कहते हैं? C2H5OH को क्या कहते हैं? सर एथेनॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझ आई बात की नहीं? और अब तीसरी चीज क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो C O और H, ये हो गया। अब इस पे H, ये this is like this, O के 8 हो गए, इसके C के 8 करो, और इस वाले C के भी 8 करो। कोई भी एटम छूटना नहीं चाहिए, हर एक के चारों तरफ सर्कल होना चाहिए। Give the molecular formula of any two homolog of A. CH3OH और C4। CH3OH and C2H5OH and C3H7OH are two homolog. Of C2H5, ये दोनों होमोलॉग हो गए। एक ऊपर का ले लो, एक नीचे का। तो कंडेंस फार्मूला में लिख सकते हैं ना? हाँ सर, लिख तो सकते हैं, क्वेश्चन में ही दिया है ना। ओके। अब उस पेज पे आते हैं जो दिखाई नहीं था। 10th क्वेश्चन, 2 pea plants, one with round yellow seeds and another with wrinkled green seeds produce। ऐसे अगर बोर्ड में नहीं दिखेगा पेज तो क्या करोगे? दिख जाएगा, पेज ही में दिखेगा, ठीक है। प्रोड्यूस F1 प्रोजीनी दैट हैव राउंड येलो सीड्स। सो एक के राउंड येलो सीड्स है, अनदर विद रिंकल्ड है। तो RRYY, इससे क्या पता चलता है? राउंड, और ये R से क्या है? ग्रीन। तो इनके प्रोजीनी क्या होंगे? ये होमो जाएगा सर सारे।
सो इनसे जो भी बनेगा F1 प्लांट्स आर पॉलिनेटेड, तो अगर हम इनका पॉलिनेशन कराएं F1 सीड्स प्रोड्यूस F1 जनरेटिव, मतलब चेक करो, तो जो जैसे मैंने F1 जनरेशन क्रिएट की, तो ये पेरेंटल क्रॉस है क्या? तो हम पेरेंटल क्रॉस कराने जा रहे हैं। पेरेंटल ये पेरेंट जनरेशन है, और पेरेंट जनरेशन में आर वाई संपत इसका जो हम करा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन है कि सेल्फ पॉलिनेशन? बहुत अच्छा, क्योंकि इसके साथ क्रॉस कराया गया तो इसलिए इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा गया। ये प्रांजल मिसगाइड करता है ना आपको? वही है सर, वही है। नहीं तो ये सही बता रहा था क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसको इसके साथ कराएंगे तभी तो है ना पेरेंटल क्रॉस। तो अब क्या क्या चीज पैदा होगी? आर वाई प्रांजल इसमें क्या क्या बनेगा बताओ, फिनोटाइप बताओ, आइए। हाँ जाओ देखो क्या हाँ बताओ प्रांजल क्या क्या बनेगा, किस टाइप के सीड्स होंगे? सो राउंड येलो और राउंड येलो। सो ये जो बना ये कौन सा है? F1 ऑफ जनरेशन। सो F1, हाँ बोलिए है ना, F1 जनरेशन प्लांट्स हैव, ठीक है, ऑल कौन से होंगे? ओके थैंक यू। प्लांट्स हैव ऑल राउंड येलो सीड्स, या F1 जनरेशन प्रोजीनी भी लिख सकते हो ना, उसी में जो बने। अच्छा अब हम क्या करेंगे, F1 के पास जो भी है तो F1 का फिनोटाइप क्या है? बोल। राउंड आर और वाई है। इसके अस्मित कौन से जीन बनेंगे? सर एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ। कैपिटल आर स्मॉल वाई, और सर एक स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। सो ये बन गए गेमीट। अब इसका संपत क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे कि और कुछ? बहुत अच्छा गड़बड़ कराएंगे, दोनों बात गड़बड़ करके तो कितना अच्छा ही बताया करते। हम आंसर बता रहे हैं तब भी वो मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई तो संपत बाहर जाके उसको बता देना। सो दैट इज आर वाई। ये चार हो गए, तो इसका हमने क्या कराया बताया, क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अब सब यही है तो आपस ही में कुछ भी करेंगे वो सेल्फ ही होगा ना। तो इसका पुनेट स्क्वायर आप बना लें। बनाना है, बनने से क्या क्या पता चलता है, बना तो आप लोग हैं तो हम लिख देते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। सर वो नए वो बन जाएंगे फिनोटाइप पेरेंटल सर इस यानी राउंड येलो कितने आएंगे टोटल? 16 सर 9 और
wrinkled yellow, ये रिकॉर्ड ये लोग 30 आएंगे वो भी 30 और बहुत आएंगे or round green, wrinkled green. So it is 9. ऐसे आएगा कि नहीं? ये चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा कि कर दें? आ जाएगा सर। ओके, तो अब पूछा जा रहा है कि टोटल 160 सीट्स हैं, तो किसके कितने कितने सीट्स होंगे? 16 में तो ऐसा आया और 160 कर दो, सो इन 160 seats सर वो 16x is equal to 160 produced in F2 progeny, then round yellow is 2, wrinkled yellow is 2, round green is 2, wrinkled green is 9x, 3x, 3x is 2x, so बोलो 9x plus 3x plus 3x plus x क्या हो जाएगा? 160, ये कितना हो जाएगा? क्या ये 16x हुआ? तो x कितना हो गया? तो 9x is equals to 90 round yellow हुए। सर सर ये जो येलो कलर के एलिमेंट्स है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं सर। तो येलो ऐसा नहीं है सर येलो सिंथेटिक कहाँ लिखा है? रेडियो एक्टिव सर सर रेडियो एक्टिव तो वो वाले थे सिंथेटिकली सर। तो इनका कोई वो नहीं होता स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर होगा, ये बहुत थोड़ी देर मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर होगा। सर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लेरोवियम का फ्लोरीन फ्लोरीन का F2, F स्ट्रक्चर फ्लोरीन। तो F2 है ना डाइटॉनिक, दो में क्या स्ट्रक्चर बना लो? डाइटॉनिक है, मान लो नॉन मेटल डाइटॉनिक है, ऑक्सीजन तो बना रहा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ है, हाँ सर बना हुआ है। फ्लोरीन का नहीं है। नीचे ये डब्बा बना हुआ है। यानी इसका सॉलिड स्टेट में बन जाता होगा ना सॉलिड ऑक्सीजन। जो सॉलिडिफाई किए जा चुके हैं उनका स्ट्रक्चर देखा जा चुका है, सर ये चेक कर लेंगे, क्लोरीन का हम देखेंगे, हमें मालूम है। सर ये पुराना टेबल है। नहीं पुराना टेबल नहीं है ये, बस अभी 16 ही साल पहले लिया जब दिल्ली में थे तो ले लिया था। सो पहले 10 रुपए का दिया था, अभी तो 60 रुपए की। महंगाई बढ़ रही है सर, श्रीलंका में बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब ये संपत्ति कैसे रहेगा? सर फिर से अपने वो नारे शुरू कर रहे हैं सर हमको एड्रेस इंग्लिश की वजह wrinkled green, इससे अच्छा यहीं रहेगा इंडिया में। इंडिया ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन देखें। एक वुड हाँ बोल सर वो किसी ने घड़ी ले ली। ठीक है। It would cost a man rupees 350 to buy 1 kilowatt hour of electrical energy from main supply board। 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट का 3.5 रुपए। 1 किलोवाट आवर समझते हो? So his generator make a maximum power of 2 kilowatt। The energy produced at maximum power for 3 produces energy। यानी अगर अभी कितना भाव है? हैं? अभी कितना भाव? सर 20 रुपए पर यूनिट है। 9 रुपए 10 पैसे। हाँ सर न्यूज़पेपर में तो लिखा था 20 रुपए हो गया। सर एजुकेशन पर तो 10 और कम देते हैं। इंडस्ट्रियल में थोड़ा बहुत महंगा होगा, बाकी तो यही है, डोमेस्टिक का ही। अच्छा जरा ध्यान से सुनिए, जनरेटर जो है वो 2 किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 3 घंटे तक देता है, 3 घंटे बाद जनरेटर बंद होगा, तो वो 6 किलोवाट आवर, जब 2 किलोवाट 3 घंटे देगा तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस की? 6 किलोवाट आवर। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो मैं क्या लिख दूं जनरेटर के केस में? एनर्जी प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड भी हो सकता है या कंज्यूम्ड भी लिख लो, हम कंज्यूम्ड लिखते हैं ना, इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर है 2 किलोवाट और टाइम है 3 आवर, तो कितना हो जाएगा 6 किलोवाट आवर। ये स्मॉल लिखिएगा। सो दिस इज 6 यूनिट्स। और जो यूनिट्स लिखना, कई लोग ये अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ये जरूर लगाना, गलत हो जाएगा। यूनिट्स भी लिखना है और ऐसे कॉमन, यही है। यूनिट लिखने का मतलब है कि यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी की, और यूनिट्स इसके लिए 9th में पढ़ा होगा। सो calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from electricity board। अच्छा, यूनिट का कितना बनेगा? So अब देखिए कि सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू कंज्यूम। रजत बात मत करो। 6 यूनिट इनटू 3.50 रुपीज पर यूनिट। सो ये कितना हो गया? 21 हो जाएगा। A student boils water। माइनस में क्या चीज बोलो? अभी बताते हैं। A student boils water in electric kettle for 20 minutes using the same main supply. He wants to reduce the boiling time. To do, he increases or decreases the length of heating element। उसे boiling time घटाना है। सर हीट इंक्रीज करके मतलब हीट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो उसे क्या कर लेना सर चाहिए? रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। सर उसमें कुछ और दिया है। वही दिया है उसमें, वही दिया है। Using the same main supply, he wants to reduce the boiling time of water. To do the same, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? करंट बढ़ानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। हाँ, करंट बढ़ानी पड़ेगी तो आर कम होगा। ऐसे तो मेरा वाला देखो अब यहाँ पर ये H क्या होता है? एक होता है I स्क्वायर आर टी, और अगर मान लो आई आर को क्या कहते हो? सर टी V। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो वी आई टी से हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ पर है एक V है, आई भर जाए तो भी बात बन जाए। समझ आई कि नहीं? तो अब यहाँ पर आई, और दूसरी चीज़ क्या है? एक और भी चीज़ होती है कि आई स्क्वायर आर है, क्या इसे तुम ये लिख सकते हो आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर टी। देख लो, एक आर से ऊपर नीचे इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? इससे भी पता चलता है कि करंट इज नीडेड टू बी इंक्रीज। इससे पता चलता है कि रेजिस्टेंस इज नीडेड टू बी रिड्यूस्ड, ये कम होगा। इससे कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि इसमें आई और आर दो वेरिएबल है, जिसमें एक वेरिएबल होगा उसी से कुछ पता चल सकता है। वी कांस्टेंट है ना, 220 वोल्ट की मेन सोर्स सप्लाई, यहाँ भी वी कांस्टेंट है। बोलो सही बात है? तो यहाँ आर को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना, तभी तो एच बढ़ेगा। सो आप इसको ही ले लो कि आर इज डिक्रीज्ड देन। अच्छा, हीट को क्या करना है? अब ये टी को नीचे ले लो, क्योंकि पर यूनिट टाइम भी हीट चाहिए ना। टोटल हीट थोड़ी चाहिए कि हमें 10-10 घंटे उबालना है। हर सेकंड में कितनी हीट दे रहा है, सही बात है कि नहीं? हर सेकंड में जितनी ज़्यादा बढ़े हीट हर सेकंड में, तो यहाँ पर क्या होगा? आर इज डिक्रीज्ड देन हीट रिलीज्ड या हीट कंज्यूम्ड पर सेकंड इंक्रीजेस। हीट कंज्यूम्ड पर सेकंड इंक्रीजेस। तो अब इसका मतलब है आर हमें कम करना है। आर का फार्मूला यहीं लगाओ, क्योंकि हम बार बार बहुत सारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं लिखना चाहते हैं। तो रो एल बाई ये हुआ, ठीक है। अब बताओ इसमें हमें क्या करना चाहिए?
लेंथ यही है और ये ऊपर है, तो ही वांट टू रिड्यूस द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। लेंथ के बारे में कहा गया है, तो h बाई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए बाई रो एल। क्या ये p होता है? h बाई टी, सो वी स्क्वायर ए बाई रो एल। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? तो जो पावर है इट इज इक्वल्स टू के, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये लिख सकते हो p इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल, सीधा लिख लो। बाकी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। सर ऐसा पूरा करके दिखाना है। देखो बता रहा हूँ आपको जो करना, क्योंकि जितना को कोई कर सकता है, हम तो लेमन पर्सन के लिए भी बता रहे हैं और लॉरेट के लिए भी बता रहे हैं, जिसको जो करना हो कर ले अपने हिसाब से जहाँ तक जा सके। इतनी बात समझ आ गई? सो इफ लेंथ इज डिक्रीज देन पावर विल इंक्रीज। देन पावर ये ना लिखना चाहो तो लिख दो कि उषा की ले आओ बढ़िया गर्म करेगी। कुछ भी ऐसा जो भी मिलती हो बाजार में, जो कैंटीन में उपलब्ध हो, ऐसे नहीं कि चल next is 12th question. 12th question says ये 30 वोल्ट है, तो R1 और 10 ओम और ये 5 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। अच्छा ये बताओ प्रांजल, ये जो R1 पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 30 वोल्ट होगा या कम होगा? ईशान आप बताओ क्या सर? इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 पे कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि ये सीरीज में है, तो सीरीज में थोड़ा इनमें में भी होगा। इस रास्ते से जाओगे, थोड़ा यहाँ गिराओगे, फिर किसी भी रास्ते से जाओगे, फिर यहाँ भी गिराओगे। इन सबको एक कर लो ना, तो ये 3 सीरीज में नहीं हो जाएंगे? सर है ना? अच्छा सर वो मतलब जब कोई मतलब रेजिस्टर पैरेलल में होता है सर, वो तब होता है ना जब करंट डिवाइड हो जाती है। हाँ सर तो यहाँ से जा रही है 30 वोल्ट तो पहले 6 ओम वाले रेजिस्टर पे गई, फिर जैसे 5 ओम पे गई, फिर यहाँ पे डिवाइड हो गई थी, ये दोनों पैरेलल में नहीं होगा। ये तीनों ये सब ये तार एक साथ जोड़ लो, ये सब एक ही, यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा ना, तो ये तीनों एक ही साथ जुड़े, ये एक साथ जुड़े। ड्रॉप यहीं पे हो रहा है, इस रास्ते से जा सकते हो, इस रास्ते से, इस रास्ते से, तीनों में उतना ही देना पड़ेगा कि नहीं? चलो अब हमें ये बताना है कि इन दिस एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस। इसकी रीडिंग कितनी है? सर 2 एम्पीयर। सर टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1? बात मत करो उसमें। अब ये देखो इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो अब एक बात देखो, क्या 5 ओम और 10 ओम और R1 इन पैरेलल है? सो 1/RP क्या हुआ? 1/10 और प्लस 1/R1 हुआ। सर अच्छा इसे ये 2 हुआ क्या? बोलो 2R1, ये क्या हुआ? और ये कितना हुआ? 10। तो ये कितना हुआ? क्या 3R1 प्लस 10/10 R1 हुआ? बोलिए। यस, अभी ईशान आपकी बात बता रहे हैं। ये देखो RP की वैल्यू कितनी हुई? 10R1 अपॉन, ये चीज हो गई।
नाउ आरपी इज फर्दर, इन तीनों को एक साथ कर लो जरा। वेब सीरीज तो यहाँ से ये और फिर यहाँ से ये सिंगल, तो यही चीज ये है क्या, सबको ज्वाइन कर लिया ना। सर एक और 6 ओम वाला बनाओ। और ये कितना है, सर एक नीचे भी 6 ओम। सब बना दिया। और ये मीटर है, सही है कि नहीं? तो बोलो ये 3 सीरीज में है क्या? तो नाउ ये RP और 6 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज, तो बोलिए RS क्या हो जाएगा? सर 15 ओम। बोलो सर 15 हो जाएगा इक्वल टू 10 R1 ठीक है, ये 10 R1 बाई 3 R1 प्लस 10 और प्लस 12। वैसे भी कुछ का यहाँ पे रख दीजिए। हाँ अभी रख देंगे। अब ये 12 है तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? सर 15 के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात हो गई, ठीक है कि नहीं? तो अब जरा देखो कि आपको R1 की वैल्यू चाहिए। सर 15 के इक्वल रख दो। सर वो टोटल 30 और 2 एम्पियर की रीडिंग आ रही है। सही है, तो इतनी बात हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आर 46 R1 और प्लस 120 अपॉन, क्या यही RP है? ये मतलब पूरा सबका इक्विवेलेंट है। अब हम इसको ओम्स लॉ पे रखते हैं, 15 के इक्वल भी रख देंगे, लेकिन दूसरे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आप कह तो अच्छा रहे, सबको देखना है। अरे तो वही की बात है तो जो रेजिस्टेंस है तो V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। V कितना है 30, I कितना है और R कितना है 46 R1 प्लस 120 अपॉन 3 R1 प्लस 10। सर तो वही तो हो गया अब सर। हो गया, लेकिन वो फिर श्रेयान ना कर पाता वहां पे, अब कर लेगा। तो दिस इज 30/2, इट इज 46 R1 अब देखो ऐसे करने से संपत भी फील गुड कर रहा है कह रहा ये तो बहुत आसान आपने कर दिया। 45 तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर 150 माइनस 120 सो R1 कितना हो गया 30 ओम हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, हाँ देखो एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। मान लीजिए हम ये मान लें इनका इक्विवेलेंट R है कि नहीं, इनका इक्विवेलेंट क्या मान लें, तो इन तीनों से ही तो ये बन रहा है। मान लें लेट, क्या मान लें, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सबसे आसान है, ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड R1 इज R। तो बताओ क्या 6 प्लस 6 और प्लस R यही R इक्विवेलेंट है? बोलो, यही तो टोटल हुआ, सही है। ये सीरीज में नहीं है क्या, ये और ये मिला के एक ही मान लो, तो ये तीनों सीरीज में नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज हुई, क्या ये V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट है? अच्छा V कितना है और R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या है 12 प्लस R, तो ये 15 इज इक्वल टू 12 प्लस R, तो बोलो R कितना हुआ। लेकिन R जो है क्या इन तीनों के उससे पैरेलल से, सो बोलो 1/R क्या हुआ 1/5 प्लस 1 बाई और प्लस 1/R1, तो इसे क्या 3 लिख दें और 1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/R1 हुआ। फिर दो हो गया हाँ प्लस ये चीज हो गई, तो 1/3 माइनस 1/5 और माइनस 1/10, क्या यही 1/R1 हुआ। यस सर।
तो अब ये 30 ले लो या 15 ले, 15 तो नहीं ले सकते, 30। तो ये 10 माइनस 6 माइनस 3 1/R1 हुआ। ये बताओ 10 में से 9 गया तो 1/R1, ये तो आया ही नहीं। सर तो उल्टा कर दीजिए ना, सर रेसिप्रोकल लिया ना। हाँ हाँ 30 होंगे, बोलो सही है। ठीक, सर ये ज्यादा आसान है बल्कि नहीं। सर मैं ये बोल रहा था सर, जहाँ पे बोलो बोलो, बता बता दो। हाँ सर वो पैनल में तब होता है ना सर, जब यहाँ पे करंट डिवाइड हो जा रही है, तो सर यहाँ से जो करंट आई वो यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे गई, फिर यहाँ जो बची कुची है वो आगे जाएगी, वो बाहर यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगी, फिर यहाँ से डायरेक्ट जा रही है, तो ये सीरीज में नहीं आ जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट जा रही है। सीरीज वो होती है जब इसमें जाने वाली करंट ही इसमें जाए। सेम। और ये एक चलो फिर हम बताएं। एक शरारती लड़का था, उसने क्या किया, इस तार को छोटा कर दिया, मोड़ के यहाँ मिला दिया, और फिर दूसरे शरारती लड़के ने ये तार ही पूरा मोड़ दिया, दोनों को पकड़ के यहाँ जोड़ दिया, बोला हो गया था। अब कुछ कहीं गया नहीं, सारी तारें जलती रही। मान लो वायर को जोड़ दोगे अपने ही वायर को, तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये हो नहीं गया पैरेलल में, तो कोई ड्रॉप के बीच में तो रजिस्टर आया नहीं, तो इन दोनों रजिस्टर को पहले जोड़ दो, तो इनको जोड़ा तो एक हो गया। और फिर एक आदमी ने धीरे से कहा चलो आधा कर ले इसको, आधे इधर चोरी से धीरे धीरे पास ही ले आया, फिर बोले लो जोड़ दिया, तो जोड़ देगा तो हो गया ना पैरेलल से। जब ड्रॉप हो ही नहीं रहा है तो उससे वो एक ही है सर। या ये भी समझ सकते हो कि यहाँ तक जो भी ड्रॉप है ये V है, तो ये सब यहाँ कोई ड्रॉप नहीं, ये सब V माना जाएगा, यहाँ ड्रॉप माना जाएगा। और ये 0 है, मान लो ये 0 और ये V, तो बोलो ये 0 है तो कहो नहीं यहाँ तो ड्रॉप हुआ, इसे V1 लो, और फिर इस तरीके से यहाँ है, यहाँ कुछ और। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे 30 वोल्ट है तो बोलो यहाँ कितना बच गया ड्रॉप होने का, क्या 25 बचा? थोड़ी देर के लिए सोचो। और यहाँ पर भी कुछ अभी पैसा होगा तभी तो इस ब्रिज को क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो टोल टैक्स कैसे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मान लो 6 वोल्ट बचा, तो इनके बीच में कितने वोल्ट का ड्रॉप है? 19 वोल्ट का। तो अब उसकी मर्जी है, वो इस रास्ते जाए इस रास्ते जाए, खर्च 19 रुपये ही होगा, तो कहीं से भी जाए। उसके पास 3 पैरेलल कनेक्शन है, ऑप्शंस। तो ये 6 और 25 क्या, ये भी 6 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं है, रास्ते पे तो नहीं गिरा देगा। तो ये भी 25 वोल्ट है, ये भी 25 वोल्ट है, तो क्या सब पे सेम ड्रॉप है? तो जिन तीनों आर्म्स में सेम ड्रॉप होता है, क्या वे पैरेलल में होते हैं? सही है। चलो 5 वोल्ट होगा ना ऊपर। कोई जरूरी नहीं, मैं ये बता नहीं रहा हूँ, अरे मतलब ऐसा आप ये कह रहे हैं ना, ऐसा में मालूम नहीं है कि कितने का ड्रॉप होगा, क्योंकि हमें ये 2 एम्पियर की करंट है इसलिए बोल रहे हो। नहीं सर, 6 दूनी 12, बात सही कह रहे हैं, क्योंकि 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितने का होगा? 12 वोल्ट। तो बताओ इसमें कितना बचा? 6 है। करंट कितने की है? 2 की है। 8 वोल्ट। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, फिर कितना बचा? 6 तो 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हुआ, 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हुआ, 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हुआ। समझ में आई? 6 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो इसकी करंट बताओ। सर ये 6/5। अब आप बताइए कितना हुआ? करके देख लो, 1.2 है क्या? भाई बोलो 1.2 एम्पियर। यहाँ पे बताइए 6 वोल्ट का यहाँ पे, 0.6। तो 0.6, और ये इतनी हुई, ये इतनी हुई, तो बताओ अब इसमें कितनी करंट जाएगी? आई में से इतनी चली गई, ये 1.8 तो ही हो गई, तो इसमें जाने वाली करंट 0.2 और इसका वोल्टेज ही है, तो बोलो इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? 1.2। V बाई, बोलो 30 नहीं हो गया? हाँ सर 6/0.2, यस सर, यानी 60/। सही है। सभी तरीके से ही करने को कहो, भी और करें तो और निकल आए, तो वो तो है ना, यही सब होता है। तो इस तरीके से है कि वोल्टेज ड्रॉप सेम, अभी पता चल गया, जस्टिफाइड है कि वोल्टेज ड्रॉप सेम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो।
ये सही चल नहीं रहा बोल रहा मार्कर कैसे चलेगा? हाँ गीला गीला मार्कर कैसे चलेगा? नहीं चल जाएगा, ये इसमें साबुन लग गया है कोई। सब उल्टे वाले से बोलो। संपर्क करेंगे शटर भी दो दो। तेरे में सवाल हो रहा है घर जैसा बताओ। संपर्क यहाँ बात कार लगा हुआ है। क्या कर रहा है ये संपर्क कह रहा है सारी वजह से नहीं है। मैंने बोला एक ही बार तक हो गया ओ मां मार्कर संपर्क कह रहा आइला जा जैकलिन के यहाँ से 10 आटे के कंटेनर लुट गए, उसमें संपत का चेहरा भी देखा गया। टैंकर के अंदर संपत्ति जगह बाहर है कैसे वो वीडियो कैमरा जो लगा रहता है ना, भगा के लेके जाते संपत्ति गाड़ी नहीं कंधे पे ले गया था, 10 किलो का आटा। अपने बच्चे को क्या मतलब अपने छोटे ही ले लेगा अब जैकलीन जो है टॉर्च लेके संपत को ढूंढ ओके नाउ ट्वेल्थ का और गैस ए इसी में और है देखो, तो ऑन करो 24 वोल्ट 10 ohm 6 ohm and 4 ohm ऐसे दिया है। Now calculate total resistance of circuit and find the total. Total का मतलब है R3 R4 किसमें है? R3 तो R34 क्या हो जाएगा? सर 834 सर ऐसा गलत नहीं होगा 834 नहीं ऐसे ही लिखा जाता है। अब R34 एंड R2 आपस में किसमें है? पैरेलल क्योंकि इनको एक मान लो, सबको एक जगह लाते। सो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि ये 10 है और इन दोनों को 10 मान लिया कि नहीं R34 को, यस और ये R2 है और फिर यहाँ पर ये हो गया। So this is 7 ohm. R2 and R34. सर 5 So 1 by R 2 3 4. So this is 30 by 10 1 by 10. 10 ही हो गया ना।
So 1 by R234. R234 is equals to 5 ohm. अब इसके बाद क्या होगा जब ये फिर से कितना हो गया, तो पूरा सीरीज में आता है। फिर ये सीरीज हो गया R234 and R1 R in series. So R equivalent क्या हो गया, ये 5 है 12 और प्लस R1 12 ओम। टोटल करंट भी निकाल लो। टू एम्पियर। सर R12 से वो हाँ? सीरीज में नहीं हो सकते। क्या R12 1-2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जंक्शन है, तो ऐसा यहाँ नहीं कह सकते कि ये सेम है। यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती वहाँ से पैरेलल हो जाता है। Gas is found in upper layer in the atmosphere is deadly poison, but it is essential for all living beings. The amount of this gas started declining. Identify gas A. So हो जाएगा ये ओजोन लेयर है, वाइट इज एसेंशियल, ये भी हो जाएगा। 14th देखिए, ये देखिए साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न। ही क्रॉस्ड पी प्लांट विथ टॉल पी प्लांट को शॉर्ट। व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन F1 में क्या होंगे, ऑल टॉल है ना। गिव रीजंस व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड। Because the dominant and recessive both genes are available. However, the traits or phenotype of जो भी होते हैं gametes which are dominant only reflect their traits in F1 generation. यही तो बोलोगे, जो dominant gene है वही तो reflect करते हैं कि नहीं। Why F1 plants were self pollinated? When F1 plant का अगर F1 का self pollination किया गया, इसका क्या मतलब है संपर्क? सही बता रहा बोलो। हाँ क्योंकि आपका ध्यान नहीं था इसलिए पूछा। सर वो जो F1 के प्रोजनी है उन्हीं में ऐसा इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन किया गया। तो अभी रुको, F1 में किस टाइप के जो भी हैं वो जीन गेनीट होंगे, मतलब जो F1 जनरेशन होगी ना, तो हाँ उसका जो जीनोटाइप क्या होगा और गेनीट क्या होंगे। काफी कुछ हेटेरोजाइगस टॉल होंगे। और इस तरीके से इफ दीज वर सेल्फ पॉलिनेटेड कई चीजें की गई। अब देखो टीटी और टीटी है, टॉल एंड डॉफ, क्या ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से हमने गेमीट बना लिए और फिर इनका क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया। तो सब क्या क्या है, ये चीज आ गई। तो ये जो किया है ये कौन सी जनरेशन है, F1 प्रोजीनी भी कह सकते हो जनरेशन। नाउ श्रेयान ये किस तरीके का क्रॉसिंग ओवर है, सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन? पहले क्रॉस होता है फिर सेल्फ, पहले सी आता है कि पहले एस? तो क्रॉस पहले लगा बाद में सेल्फ। क्योंकि इन दोनों में अलग अलग में क्रॉस होगा। अब जो इसके गेमीट बनेंगे क्या होंगे, F1 के गेमीट, तो दैट इज T या T होंगे, यही तो बनेंगे। इनसे क्या बन सकते हैं, किसी से। और इन F1 की फिनोटाइप क्या होगी, टॉल टॉल, जीनोटाइप नहीं पूछी जाएगी। ये बात हो गई। F1 के गेमीट ये बन गए, अब इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराओ तो क्या क्या बनेगा। तो देखो इसके जो भी गेमीट बन गए, तो आप ऐसा कर लो कि किसी के भी 2 ले लो। तो अब ये हमारे पास F1 जनरेशन का क्या है बताओ, F1 जीनोटाइप है क्या, और ये F1 का क्या है, फिनोटाइप टॉल है। ये तो यहीं से शुरू है या फिर से लिख लो। तो F1 का फिनोटाइप क्या है, टॉल टाल। और अब इनके गेमीट बनाओ, तो अब बताओ इसका क्या होगा, टॉल टॉल
तो ये क्या बनेगा, इससे क्या पता चलता है कि 3 tall 1 ये चीज हो जाएगी। तो यही सब पूछा गया है कि यहाँ पर बोलो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सी एस, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो बनी इसका क्या नाम है, ये F1 है कि पेरेंटल, सर ये पूछा जाता ऐसे ही पूछेंगे तभी तो पर्याप्त आएगा ना। सो F2 प्रोजीन, F2 प्रोजीनी बन गई, तो F2 प्रोजीनी का जीनोटाइप है ना ये। सर इसमें कोई मीडियम बनेगा? मीडियम बन जाएगा, जो भी Medium ईयर है, इंसेक्ट्स हैं, नहीं सर मीडियम, अच्छा मीडियम था नहीं। और ये phenotype जो हेटेरोजाइगस वाले वही मीडियम बोलेंगे। टॉल कैसे बोल रहा हूँ? ऐसे नहीं बोला जा सकता, अपने मन से नहीं। वो कोडोमिनेंस वाला केस है जो आप बोल रहे हो, वो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो हट गया है। F1 plants are cross pollinated। अब जरा देखो how many of these will be tall, medium or short? So tall versus short will be 3:1 ratio. However, there will not be any medium plants, ठीक है ना? So tall versus dwarf is in the ratio 3:1, सर 800 पूछा तो वही and there would not be any medium। तो लिख देना 3x plus x is equals to 800, तो 4x is 800, तो x की वैल्यू 200, so medium plant। When F1 plants were cross pollinated, अब जरा देखो मैं F1 plant को क्रॉस पॉलिनेशन कराऊं, सर होमोजाइगस प्लॉट से अब देखें पानी से करने से कुछ आराम से आप पूरा हो गया सर बढ़िया। धीरे धीरे होगा, एक दो बार होगा। अरे तू भी थोड़ा चलाने दे रहा है। ईशान पूछ रहा अरे है मानेगा मुझे उसकी फोटो का बनेगी। हाँ? सर माला हाँ सर, आप कह रहे थे फ्रेम बनवा के रखा। किसका? सर वो नहीं, वो शीशे पे सबकी ग्रुप फोटो का सर क्या कर तो जब ये थोड़ा कुछ बन जाए, so 15th क्वेश्चन और भी है कुछ है 14। Ansari sir was demonstrating an experiment in his class with the setup. So a magnet is attached to a spring, or the magnet can go in and out. He lifted the magnet and released it to oscillate through the coil। थोड़ा सा मैग्नेट ऊपर करो और छोड़ दो तो क्या वो ऑसिलेट नहीं करेगा? यस सर। तो ऐसा करने से क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, और इससे क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन पैदा हुआ, सो डिफ्लेक्शन आने लगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल विद अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेट सेट्स ऑसिलेटिंग, induced current and galvanometer will deflect। Consider the situation when magnet goes in and out. State two changes which would be could be made to increase। अगर डिफ्लेक्शन बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो? सर वो मैग्नेटिक फील्ड हाँ, यदि रेट ऑफ ऑसिलेशन बढ़ा दो स्पीड बढ़ा दो। तो उससे क्या होगा, मोर डिफ्लेक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज हायर रेट ऑफ फ्लक्स चेंज विल बी ऑब्जर्व। सर वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से कैसे होता है वो बता दीजिए समझें। क्या तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ता है वो बता दीजिए। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट में बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी, तो वो फील्ड लाइंस जीरो से अगर 0 से 100 जितनी देर बढ़ रही हैं, 0 से अगर 10,000 हो उतनी देर बढ़ेंगी, तो पर सेकंड रेट ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा जिसमें ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, 1 सेकंड में अगर मुंबई ये CST में 10,000 लोग घुस जाते हैं और मान लो सीतापुर जंक्शन में 100 ही लोग घुसते हैं 1 सेकंड में, तो किस में रेट ऑफ फ्लक्स बढ़ा? तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहीं तो होगा। ठीक है, आप आंख बंद करके वहाँ उतर जाओ ट्रेन से, अपने आप गेट से बाहर निकल जाओगे। सो
इफ देयर एनी डिफरेंस, जरा से सावधान नहीं रहे तो आप ट्रेन से उतार दिए जाओगे। अगले हर स्टॉप पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि मुझे नहीं उतरना, क्योंकि वहाँ पर सब धक्का देते हैं ना। गेट पे अगर आप खड़े हो तो हर समय आपको ये सोचना है कि मुझे नहीं उतरना, पकड़ के रखूँ गलती से, इतना वो है। और आपको मालूम है कि कोई आपकी पॉकेट से अरे मत निकालो मेरी पॉकेट से पैसा ऐसी हालत हो जाती है। वो आराम से उसका हाथ है, वो आराम से कर रहा है, कोई और बोलेगा भी नहीं, यहाँ वहाँ कोई बोलता भी नहीं। तुम ही बोलोगे और बस ये बोलोगे निकालो मत। So if is there any difference in the observation in the galvanometer when the magnet swings in and out of the stationary coil? Any difference in observation in when the magnet swings in and out? After the direction change. Yes, the direction of the magnet. इतना ही रखिए। अब नेक्स्ट पे